हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन के गति विषयक नियम। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9th सेकंड चैप्टर बल और गति के नियम से संबंधित जड़त्व क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो आपका न्यूटन का गति का नियम है, इसमें जो प्रथम नियम है न्यूटन के गति का, वो जड़त्व पर ही काम करता है। यानी जड़त्व के नियम को ही हम लोग न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो अभी जड़त्व का नियम क्या होता है उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। उन्होंने बताया था कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। यानी कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो लगातार चलती रहेगी, रुकी हुई है तो लगातार रुकी रहेगी। कब तक रुकी रहेगी, कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो ये होता है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व क्या होता है तो इसको भी हम पढ़ा चुके हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। तो डिटेल से अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को जरूर देखें। हमें इसमें पढ़ना न्यूटन के गति विषयक नियमों को, जिसमें जो न्यूटन का गति विषयक नियम है उसको इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया, इनकी एक पुस्तक थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, नाम था प्रिंसिपिया। इसमें इन्होंने अपने सबसे पहले गति के तीनों नियमों को प्रकाशित किया था। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि गति के तीनों नियमों को न्यूटन ने किस पुस्तक में प्रकाशित किया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है प्रिंसिपिया। ठीक, अब इन्होंने गति के संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है इसको हम लोग समझते हैं। प्रथम नियम, आप हेडिंग लिखेंगे प्रथम नियम। अगर आप नोट चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते रहेंगे। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम क्या है? इन्होंने अपने प्रथम नियम में बताया कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सिंपल सा नियम है, यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी जो गैलीलियो का जड़त्व का नियम है, सेम नियम न्यूटन ने भी अपने प्रथम नियम में शामिल किया। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, नोट्स के लिए आप लिखना चाहते हो तो लिखिए यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। प्रथम नियम में क्या बताया कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं, ठीक, तो गाड़ी से जब आप चल रहे होते हैं तो गाड़ी गति की अवस्था में होती है, और अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी के साथ साथ आप भी गति की अवस्था में होते हैं। ठीक, अब यदि उसमें क्या होता है, अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो आप होते क्या हैं, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? जब हम क्या होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं तो हम पर एक गति का जड़त्व कार्य करता है। अगर आपने जड़त्व नहीं पढ़ा तो आपको समझने में समस्या होगी। तो जो गति का जड़त्व होता है वो हमको क्या करता है, उसी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, या अगर गाड़ी रुकी हुई है और वो अचानक से आगे बढ़ती है तो हम क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? गति के नियम का है, और गति के प्रथम नियम का। यानी जितने एग्जाम्पल आपको जड़त्व के पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो गति के जड़त्व का हो, चाहे वो विराम के जड़त्व का हो, चाहे वो दिशा के जड़त्व का हो, तीनों जड़त्व के जितने भी एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के होते हैं। तो अगर आपने गति के जड़त्व को नहीं पढ़ा तो उसको जरूर समझे, उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को आपको बताया, तो उसको जरूर देखें, और वो सारे एग्जाम्पल गति के प्रथम नियम के होते हैं। तो ये हो गया गति का प्रथम नियम। अब सेकेंड नियम क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम।
हिंदी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। देखो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसमें संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले परिभाषा लिखेंगे फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप लिखेंगे किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु में संवेग परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर कार्यरत जो बल होता है वो वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। अब यहाँ पर एक चीज़ है संवेग। संवेग क्या होता है इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, अगर कोई भी वस्तु हो तो उसका द्रव्यमान होगा, और अगर वो गति की अवस्था में है तो उसमें क्या होगा, वेग होगा। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, और इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता। तो यहाँ पर जो लगने वाला बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, मतलब ये जो बल होता है वो संवेग के तो अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन समय के ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर किसी वस्तु का संवेग ज़्यादा है तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, अगर किसी वस्तु, कोई वस्तु है और वो किसी वस्तु से टकराती है, ठीक, और वो टक्कर का समय बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है, तो उस स्थिति में ये अगर कम होगा तो बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और अगर ये समय ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये होता है संवेग परिवर्तन की दर। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 2 किलोग्राम का एक कोई पत्थर है, ठीक, और इसको आप जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो इस स्थिति में इसका जो संवेग होगा यानी पी जो होगा वो कितना होगा, 2 गुणे 10 यानी हो जाएगा ये 20 मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो उस स्थिति में इसका संवेग क्या होगा, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये वस्तु 20 किलोग्राम न्यूटन प्रति सेकंड, और मान लीजिए कि ये किसी चीज़ से टकराता है कितने समय, बहुत अल्प समय, डेल्टा टी का मान लीजिए 1 सेकंड के लिए। ठीक, तो अगर ये 1 सेकंड के किसी वस्तु से टकराता है तो उस स्थिति में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एफ जो आएगा वो बराबर होता है के इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। के एक कांस्टेंट होता है जिसका सामान्यतः जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ से आप लिख सकते हो एफ जो हो बराबर है किसके, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी के। तो आप मान रखोगे तो एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा पी का मान कितना भैया, डेल्टा पी का मान है 20। अभी देखो संवेग परिवर्तन हो रहा है। संवेग परिवर्तन का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु का पहले संवेग कितना था, बाद में संवेग कितना हुआ। ठीक, पहले और बाद का संवेग का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई भी चीज़ जब फेंकी जाती है तो उसके स्पीड में परिवर्तन, जैसे किसी चीज़ को फेंकेंगे तो प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक वेग उसका अलग होगा, कुछ दूर जाएगा फिर उस स्थिति में उसका वेग कुछ अलग होगा। तो उस स्थिति में वेग में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, और वेग में परिवर्तन आएगा तो उस स्थिति में संवेग में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास जो संवेग में परिवर्तन वो कितना है, 20 है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 बटे 1, भाग करोगे कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो एफ बराबर कितना आ गया, 20 न्यूटन, यानी वो वस्तु जो है वो कितना बल लगाएगी, 20 न्यूटन का बल लगाएगी। तो यहाँ पर जो संवेग परिवर्तन की दर की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है एफ बराबर एम इंटू ए, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एफ जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी के। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एफ बराबर के इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जहाँ पर आप जानते हो कि के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, एक नियतांक है जिसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो के का मान 1 रखोगे तो यहाँ से एफ जो होगा वो बराबर आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। ठीक, अब डेल्टा पी क्या है, ये संवेग में परिवर्तन है। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है इसको समझो। संवेग में परिवर्तन जो होता है वो डेल्टा पी जो होगा वो बराबर होगा किसके, यम इंटू वी माइनस यू के। यानी यहाँ डेल्टा पी होगा तो डेल्टा पी बराबर एम इंटू वी माइनस
यू। यहाँ से इसको आप लिख सकते हो डेल्टा, अब देखो ये मान लाकर यहाँ पर रखो, तो यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा डेल्टा पी की जगह पे होगा एम, और यहाँ पर आएगा वी माइनस यू अपान डेल्टा टी। अब आप इससे पहले अगर आप त्वरण को पढ़े हो तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो वेग में परिवर्तन v माइनस यू क्या है, वेग में परिवर्तन है। तो आप जानते हो कि a बराबर होता है v माइनस यू अपान डेल्टा टी। तो आप v माइनस यू बटे डेल्टा टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, त्वरण की परिभाषा है। तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा m इंटू ए, और ये होता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ठीक, तो यहाँ से एक बल का नया सूत्र मिलेगा, f बराबर m इंटू ए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आप यह बराबर m इंटू ए का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहो इसका हेडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम में इन्होंने क्या बताया कि अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतने ही परिमाण का बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को हम लोग न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहते हैं। इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, ठीक, और यहाँ पर ये किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान मान लीजिए कितना है m2, दूसरी पर बल लगाती है कितने न्यूटन का, मान लीजिए 5 न्यूटन का। तो ये जो दूसरा वस्तु है ये क्या करेगा, पहले पर भी 5 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इसका जो परिमाण है वो दोनों के दोनों तो बराबर है लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत है, एक लग रहा है उधर, एक लग रहा है इधर। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो 5 बराबर क्या लिखोगे, -5। यहाँ पर माइनस का मतलब यह है कि परिमाण माइनस नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि परिमाण माइनस है, इसका मतलब यह है माइनस चिन्ह यहाँ जो होता है वो दिशा को प्रेजेंट करता है। चूँकि बल क्या होती है, सदिश राशि होती है और सदिश की दिशा को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन के क्या है, विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, माइनस चिन्ह का उपयोग किया गया। तो इसको आप समझो, पहले आप परिभाषा को लिखो फिर इसको समझते हैं कि ये इसके कई सारे एग्जाम्पल, अभी सारे एग्जाम्पल आप जब समझोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले लिखते हैं, लिखेंगे यदि इस नियम के अनुसार यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतने ही परिमाण का बल परंतु विपरीत दिशा में पहले वस्तु पर लगाती है, पहले वस्तु पर लगाती। यह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। आगे लिखेंगे इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो आप लिखेंगे कि यदि एक कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतने ही परिमाण का बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए, इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे इधर वाला हम इरेज करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला एग्जांपल ये है, जैसे जब क्या होता है, बंदूक से गोली चलाई जाती है। ठीक, तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उस स्थिति में गोली क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो उस स्थिति में जितनी तेजी से आगे की ओर बढ़ती है उतनी ही तेजी से वो क्या करती है, उस बंदूक पर विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, जिसके कारण हमें वहाँ पर बंदूक चलाने पर हमें झटका महसूस होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल है कि बंदूक से गोली निकलते समय या गोली चलाते समय बंदूक पर झटका लगना, पहला एग्जाम्पल। ठीक, सेकंड एग्जाम्पल, जैसे अगर आप छत से कूदते हैं, किसी भी चीज़ से कूदते हैं या ऊंचाई से गिरते हैं, तो उस स्थिति में हम ऊंचाई से नीचे की ओर पृथ्वी पर गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर एक बल लगाते हैं, क्योंकि हमारे में क्या होता है, द्रव्यमान होता है हमें, और हम अगर गिर रहे हैं, गति कर रहे हैं तो हमें संवेग है, अगर संवेग होगा तो हम बल लगाएंगे। तो जब हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो उस स्थिति में पृथ्वी की क्या कहते हैं, ऊपर विपरीत दिशा में हमारे ऊपर एक बल लगाती है, जिसके कारण हमें चोट का आभास होता है। ठीक, सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हो गया कि अगर
आप किसी नाव से उतर रहे हैं किनारे पर, तो आप देखते हैं जब आप नाव से कूदते हैं तो उस स्थिति में नाव क्या होता है, पीछे की ओर खिसक जाता है। पीछे की ओर क्यों खिसकता है? जब हम नाव से कूदते थे तो हमने अपने पैर से क्या करते हैं, जमीन को नाव को क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो उस स्थिति में नाव क्या होता है, पानी में हल्का सा पीछे की ओर चला जाता है। तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल कि जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों से पृथ्वी को क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ पाते हैं। ठीक, तो ये एक एग्जांपल है। तो इस प्रकार से कई सारे न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जांपल हैं कि जिसमें अगर आप एक वस्तु पर बल लगाओगे तो जैसे अगर हम इसी बोर्ड को ऐसे बल लगाकर धक्का दें तो जितना तेज इसको हम इधर खींचेंगे उतनी ही तेज ये क्या करेगा, हमें विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसके अलावा जैसे अगर आप किसी चीज़ को रस्सी से पकड़ खींच रहे हो और रस्सी अचानक टूट जाए तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? जब हम रस्सी को सामने से खींच रहे होते हैं तो जितने तेजी से हम रस्सी को खींचते हैं उतनी तेजी से सामने वाली वस्तु भी हमें अपनी तरफ खींचती है। तो जब अचानक से रस्सी ब्रेक होता है तो सामने वाला जो वस्तु जितना बल हम पर लगा रहा होता है वो नहीं लगता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सारे टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।